हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th और नीट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर में। एक बेसिक पॉइंट बस केवल आपके माइंड में सेट कर देता हूं। जब मैं आपको इस लेक्चर का एक कंप्लीट पार्ट यानी चैप्टर का पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करके देता हूं, तो मैं ये डिस्कस करूंगा वास्तव में एक ही वीडियो लेक्चर में कि वास्तव में एनाटॉमी और टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू या टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इन सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में ना डिस्कस करके बस हम एक टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दो पॉइंट केवल माइंड में सेट करता हूं। पहले एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। किसी प्लांट का हो या एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर पर हम स्टडी करते हैं तो हम उसे एनाटॉमी कहेंगे। दूसरा, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू का मतलब है ग्रुप्स ऑफ सेल्स, लेकिन उसमें दो बातें हमें और जोड़नी है, जिनकी ऑरिजिन सिमिलर हो और जिनका फंक्शन सिमिलर हो। स्ट्रक्चर में भी सिमिलर और डिफर दोनों हो सकता है, जैसे कि फ्लोएम और जाइलम, जिसमें दो से अधिक टाइप की कोशिकाएं हो सकती हैं, जिनको हम जाइलम टिश्यू या फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि उनकी संरचना सिमिलर हो। आज के लेक्चर में टिश्यू सिस्टम क्या है ये मैं आपके माइंड में सेट करता हूं। कुछ कारणों से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा था, बट वॉइस प्रॉब्लम होने से पुनः मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूं दोबारा से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले अच्छे से माइंड में अपने सेट करेंगे। जब हम किसी प्लांट की टिश्यू सिस्टम का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें यह मिलता है कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है, मान लो मेरे पास ये एक स्टेम है, इस स्टेम का मैं अगर सेक्शन कट कर देता हूं, जब मैं सेक्शन कट करूंगा तो हमें ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू मिलेगा, जिसमें बाहर की तरफ एक टिश्यू मिल सकती है, जिसको हम एपिडर्मल टिश्यू के रूप में जानते हैं। यानी प्लांट में बाहर की तरफ एक टिश्यू उपस्थित होता है, जिसको हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं या एपिडर्मिस के रूप में जानते हैं। अब मैं उसके अंदर जाता हूं तो एपिडर्मिस टिश्यू के अंदर ये जो इंटरनल सेक्शन में टिश्यूज होते हैं, जिनको मान लो मैं एक को फ्लोएम कहता हूं और दूसरे को जाइलम कहता हूं। यानी ये जो दूसरा टिश्यू सिस्टम है, इसको हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो प्लांट के अंदर जो मेन टिश्यू सिस्टम है ये दो ही है। एक है प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मिस, जैसे हमारी बॉडी में स्किन प्रोटेक्शन का काम करती है, किसी पैथोजन की एंट्री नहीं होने देती, बैक्टीरिया की, वायरस की या किसी भी टाइप के पैथोजन को नहीं आने देती है। वैसे प्लांट की बॉडी पर भी कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी हार्मफुल पैथोजन इंटर ना कर पाए, इसके लिए प्लांट के बाहर की तरफ एक टिश्यू सिस्टम होता है, जिसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा, मैं प्लांट के अंदर जाऊं तो वाटर का, मिनरल्स का, फूड का कंडक्शन होना है, चाहे रूट से लीफ की तरफ या लीफ से रूट की तरफ। ऐसे टिश्यू सिस्टम जो कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं वो जाइलम फ्लोएम होते हैं, और उनसे जो टिश्यू सिस्टम बनता है उसको हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो प्लांट में दो मेन टिश्यू सिस्टम है, एक कंडक्शन के लिए और एक ट्रांसपोर्ट के लिए, कंडक्शन के लिए और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा कुछ टिश्यू सिस्टम ऐसे हैं जो प्लांट के अंदर रिक्त स्थान को भरते हैं, यानी इस वेस्कुलर और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को जोड़ने का काम करते हैं, जिनको हम तीसरा टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो पहला टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल है, दूसरा है वेस्कुलर और तीसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्लांट के अंदर उपस्थित होता है। अब बात आती है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है क्या। मान लो ये एपिडर्मिस है, ये इंडोडर्मिस है, इसके बीच में कुछ सेल्स उपस्थित होंगे जिनको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। दिस इज द कॉर्टिकल सेल। इसमें भी टाइप ऑफ सेल्स हो सकती हैं, चाहे लीफ में जाऊं तो पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, रूट में जाऊं कॉर्टेक्स हो सकता है, स्टेम में जाऊं भी तो दो डिफरेंट टाइप की सेल्स हो सकती है। इसके अलावा मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो सेंटर पर पिथ होगी, हम जाइलम फ्लोएम के बीच में देखें तो मेडुलरी रेज होगी, यहाँ पर इंडोडर्मिस भी एक प्रकार की ग्राउंड टिश्यू है, और इसके नीचे कुछ स्टेम वाले सेक्शन में हमें पेरिसाइकिल भी मिल जाएगी। तो पेरिसाइकिल हो गई, इंडोडर्मिस हो गई, पिथ हो गई, कॉर्टिकल रीजन हो गया, मेडुलरी रेज हो गया। ये सब कुछ ऐसे टिश्यू सिस्टम है जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया होगा
कि प्लांट में दो मेन टिश्यू हैं, एक कंडक्शन के लिए वैस्कुलर टिश्यू और एक प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उनको भरने के लिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की सेल्स भी उपस्थित हो सकती हैं, जो तीसरे टिश्यू सिस्टम के रूप में उपस्थित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डिस्कस करूं कि ग्राउंड टिश्यू है क्या, ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या है। मैं अगर किसी प्लांट का ग्राउंड टिश्यू निकालना चाहूं तो ग्राउंड टिश्यू का मतलब है कि मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अगर माइनस कर दूं, कम कर दूं, तो हमें प्लांट का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मिल जाएगा, जिससे कितनी टाइप की कोशिकाएं हो सकती हैं जो ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करते हैं। अगर मैं प्लांट में जाऊं तो प्लांट के अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स की कोशिका, पिथ की कोशिका या मेडुलरी रेज की कोशिका, ये मुख्य ऐसे टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं जो ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करते हैं। कभी भी आपके माइंड में नीट या कोई एग्जाम चाहे जैसे भी क्वेश्चन बनाए कि ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर एपिडर्मल टिश्यू को और वैस्कुलर टिश्यू को जैसे हम निकालते हैं, एपिडर्मल में एपिडर्मिस आ जाएगा, वैस्कुलर में केवल जाइलम फ्लोएम आएगा। मैं इन तीन को अगर निकाल देता हूं तो प्लांट के किसी भी सेक्शन में, रूट में हो, लीफ में हो, स्टेम में हो, डाइकाट हो, मोनोकाट हो, कोई भी प्लांट हो, जो बचेगा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बचेगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो रही है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, इन तीन टिश्यू सिस्टम में से केवल पहले टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट का क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करूं, इसकी हमें कुछ बेसिक विशेषताएं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे बाहर की तरफ उपस्थित होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। दोबारा ध्यान से देखें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे बाहर की तरफ होगा, यानी ये वातावरण से डायरेक्ट संपर्क में रहेगा। दूसरा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अगर वातावरण के संपर्क में है तो प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि ये किसी भी पैथोजन की एंट्री को रोकेगा। मैंने बताया अभी आपको, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था, इसीलिए कुछ वर्ड पहले से लिखे हुए हैं, बस मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि वहां पर वॉइस प्रॉब्लम हो गई है। तो ध्यान से समझेंगे, सुनते जाएंगे, एक एक पॉइंट को माइंड में सेट करते जाएंगे। पहली बात मैंने बताई है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे बाहर की तरफ होगा। दूसरी बात मैंने बताई है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये मेन रोल प्रोटेक्शन का काम करता है। अब मैं बात करता हूं इनकी सेल की। इनकी सेल की विशेषता क्या है कि ये सेल सिंगल लेयर की बनी होती है, ध्यान रखेंगे, ये सेल सिंगल लेयर की बनी होंगी। कैसी बनी होंगी? सिंगल लेयर की। एक एक पॉइंट को माइंड में सेट करते जाएंगे। मैं बात करता हूं एक एक पॉइंट की, ध्यान से देखना। मेरे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये बाहर की तरफ अरेंज होने वाली सेल से मिलकर बना है। कंसंट्रेट होकर देख, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की विशेषता क्या है। सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट होगा, बाहर की तरफ होगा, पहली बात, ठीक है, जो पैथोजन की एंट्री को रोकेगा। दूसरा सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, सिंगल लेयर का बना होगा, सारी कोशिकाएं इसकी सिंगल लेयर की बनी होंगी, ये बात आपको याद रखनी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो सेल्स हैं सर वो इलोंगेटेड होती हैं, लंबवत होती है। इलोंगेटेड का मतलब है वो लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मान लो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल लगातार एक इलोंगेट स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इलोंगेट स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है कि सर इन सेलों के बाहर की तरफ, इन सेलों की बाहर की तरफ यानी इन सेलों के बीच में ये जो इलोंगेट स्ट्रक्चर है, इनके बीच में हमें लार्ज साइज का बैकवॉल मिलता है, बड़े आकार का, और किसी भी प्रकार का इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं मिलता। तो ये कोशिकाएं इलोंगेट हैं, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। किसी भी प्रकार का इंट्रासेलुलर स्पेस इन कोशिकाओं के बीच में नहीं पाया जाता, वो एब्सेंट होता है। और मैं अगर बात कर लूं तो इनमें जो बैकवॉल है ये बड़े आकार का होता है, ये बात भी आपको याद रखना है, बैकवॉल लार्ज साइज का होगा, ठीक है सर। इसके अलावा क्या होगा सर, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसको साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, ये पेरीफ्री पर होता है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा अंतर है, बट हम इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। यानी इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, कौन सा स्ट्रक्चर? प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म भी इनका पेरीफेरल होता है। कैसा होता? पेरीफेरल पर, यानी साइड पर उपस्थित होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब इनका मेन रोल क्या है? सर ये मेन रोल प्ले करेंगी प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मतलब है किसी भी टाइप के पैथोजन की एंट्री को नहीं होने देंगी किसी प्लांट की इंटरनल सेक्शन में, ठीक है सर। अगर मैं प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर पर चला जाऊं तो इनके भी मॉडिफिकेशंस हैं, इनसे भी कुछ नई संरचनाएं बनती हैं, चाहे वो रूट पर हो,
चाहे सूट पर हो, कहीं पर भी बनती हैं, जिनको हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बात आपको पूरी क्लियर हो रही है। अब हम उनसे बनने वाले नई स्ट्रक्चर संरचनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट हेयर की, जो मेनली एपिडर्मिस सिस्टम ऑफ रूट पर पाई जाती है। और जब प्लांट के एपिडर्मिस सिस्टम ऑफ रूट पर ये संरचनाएं बन जाती हैं, तो फिर हम उसे एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं। हम पहले डिस्कस करते हैं कि मैं अगर एपिडर्मिस सिस्टम ऑफ रूट पर जाऊं, हमें क्या देखने को मिलेगा कि सर एपिडर्मिस सिस्टम ऑफ रूट में ठीक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कहेंगे सर उसे हम बोल सकते हैं, क्लियर ध्यान से देखो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम उसे बोल सकते हैं कि मान लो, ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखो, मेरे पास मान लो एक रूट है। पहले मैं इसमें थोड़ा सा मार्फोलॉजी का पार्ट है वो आपके ब्रेन में सेट करना चाह रहा हूं। मैंने एक रूट का सेक्शन लिया है। सर इस रूट के सेक्शन में हमें 3 डिफरेंट जोन मिल सकते हैं। मान लो यहां से यहां तक की कुछ सेल्स का जोन है, जिसको हम मैचुरेशन जोन कहते हैं। ये मार्फोलॉजी में पढ़ाया जाता है, मैं मार्फोलॉजी जब भी पढ़ाता हूं इस पर डिस्कस करूंगा। उसके नीचे सेकंड जोन होता है, जिसको हम इलोंगेशन जोन कहते हैं। और फिर नीचे की तरफ ये वाला जोन, जहां पर कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जिनमें डिवीजन की क्षमता होती है, इनको हम मैचुरेशन जोन के रूप में जानते हैं। नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रूट कैप कहते हैं। अब अगर मैं इसमें मैचुरेशन जोन पर आ जाऊं, तो मैचुरेशन जोन के ऊपर हम देख सकते हैं कि कुछ यूनिसेलुलर, ठीक है, आउटग्रोथ उपस्थित है, यानी एक कोशिकीय संरचनाएं उपस्थित है, हेयर लाइक प्रोट्यूड्स के फॉर्म में उपस्थित है, जिनको हम रूट हेयर के रूप में जानते हैं। यानी मेन मैचुरेशन जोन पर कुछ स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं, जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। वास्तव में ये एपिडर्मिस के ऊपर ही उपस्थित होते हैं, और एपिडर्मिस का ही एक मॉडिफिकेशन है जो हमें रूट में मिलता है। अब इस रूट हेयर की विशेषता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये रूट हेयर सबसे पहली बात तो अनब्रांच होता है, इसमें कोई शाखा नहीं होती, पहली बात ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर ये यूनिसेलुलर होता, कभी भी रूट हेयर मल्टी सेलुलर नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर इनमें कभी भी मैं अगर रूट के अंदर इन्हें देखना चाहूं, तो मैं इनको केवल मैचुरेशन जोन में देखूंगा। ये बात भी मार्फोलॉजी वाला चैप्टर हमें समझाता है, आपको याद रखना है। यानी रूट की संरचना 3 पार्ट में बटी हुई है, मैचुरेशन जोन में बटी हुई है, मल्टीपल मैचुरेशन जोन के अलावा इलोंगेशन जोन और मेरिस्मेटिक जोन में बची हुई है। लेकिन रूट हियर केवल मैचुरेशन जोन पर पाया जाते, अदर जोन पर नहीं पाया जाते। इंड पर मेरिस्मेटिक टिश्यू के नीचे एक स्ट्रक्चर कैप लाइक होता है, जिसको हम रूट कैप भी कहते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि रूट हेयर क्या क्या है, रूट हेयर की क्या विशेषता है। पहला अनब्रांच है, दूसरा यूनिसेलुलर है, तीसरा ये मैचुरेशन जोन पर पाया जाता है, जो एपिडर्मिस का एक मॉडिफिकेशन हो सकता है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो रूट हेयर के बाद में नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एट द ट्राइकोम। और ठीक है, ट्राइकोम ध्यान से देखें, ट्राइकोम पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ट्राइकोम की बात करूं, किसकी बात करूं, ट्राइकोम की, आप क्या देखेंगे, सर ट्राइकोम एक ऐसी संरचनाएं हैं जो हमें ज्यादातर तो सूट सिस्टम पर ही मिलती हैं। कहां मिलती हैं, सूट सिस्टम पर। मान लो मैंने एक तना लिया है, तने से बेस्ट एनसीईआरटी ने लिखा है सूट सिस्टम, तो सूट में कई चीजें आ जाएंगी। ध्यान से देखो, सूट में क्या क्या आ जाएगा। आपने अगर मार्फोलॉजी पढ़ी है, तो सूट का निर्माण प्ल्यूमूल से होता है, ये बात आपको आनी चाहिए। रेडिकल से रूट और प्ल्यूमूल से सूट बनता है। अब इस प्ल्यूमूल से जो सूट बनता है, वहां क्या क्या हो सकता है, सर लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, फ्लावर हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, फ्रूट हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, बड हो सकती है। ये सारी संरचनाएं मिलकर सूट बनाती हैं। तो ट्राइकोम ऐसी संरचनाएं हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सूट पर है। इसका मतलब लीफ पर, स्टेम पर, फ्लावर पर, फ्रूट पर या बड पर भी उपस्थित हो सकती है। अगर आपने लेडीज फिंगर देखा हो, भिंडी, तो भिंडी के बाहर फ्रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वास्तव में ट्राइकोम है। इसका मतलब ये ट्राइकोम किसी भी सूट सिस्टम पर उपस्थित हो सकता है। अब ये होता क्या है, अगर मैं ट्राइकोम की बात करूं, तो सूट के बाहर यूनिसेलुलर, सॉरी अनब्रांच्ड, कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा। अनब्रांच्ड और ब्रांच भी हो सकता, अनब्रांच या ब्रांच्ड, साथ
में कैसा होगा सर, मल्टी सेलुलर होगा। अनब्रांच या ब्रांच तथा मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ बनती है। इस मल्टी सेलुलर अनब्रांच या ब्रांच स्ट्रक्चर को ट्राइकोम कहते हैं। अब ये ट्राइकोम करता क्या है, मैं अगर इस स्टेम के ऊपर एक हीयर लाइक स्ट्रक्चर बना दूं तो बाहर से जो टेम्परेचर पड़ेगा स्टेम पर वो ज्यादा अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। यानी ट्राइकोम स्टेम के ऊपर ट्रांसप्रेशन के रेट को कम करने में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें यह देखने को मिलता है ट्राइकोम का जो मेन रोल है कि ट्रांसप्रेशन रेट को कम करते हैं, ट्रांसप्रेशन रेट को घटाने का काम करते हैं। ये आपको याद रखना है। कुछ प्लांट में ट्राइकोम सिक्रीटरी हो सकते हैं। सिक्रीटरी का मतलब है ये सिक्रीशन का काम करते हैं। तो ट्राइकोम के दो मेन रोल हैं, ट्रांसप्रेशन के रेट को घटाना और कुछ प्लांट में ये सिक्रीशन का काम करते हैं। उम्मीद है ट्राइकोम भी आपको 100% क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम तीसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर मैं तीसरी संरचना की बात करूं तो दिस इज नोन एज द स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि स्टोमेटा एक प्रकार की टिनी ओपनिंग है, टिनी पोर्स है जो लीफ के सरफेस पर पाया जाते। पहले आपके मार्फोलॉजी से कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करता हूं। मैं अगर एक डाइकॉट लीफ ले लूं मैंगो की, तो उस मैंगो के ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्टोमेटा हो सकते हैं। ऐसी लीफ जिसमें अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होते हैं, ऐसी लीफ को हम डॉर्सोवेंट्रल लीफ के रूप में जानते हैं। ठीक है, अपर और लोअर दोनों होते हैं तो उसे हम आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं, जो हमें शुगर केन के प्लांट में मिल सकता है। हम अगर डाइकाट मैंगो की लीफ ले लें तो केवल ऊपर की तरफ स्टोमेटा होंगे, नीचे की तरफ स्टोमेटा नहीं होंगे। ऐसे लीफ को हम डॉर्सोवेंट्रल लीफ कहते हैं। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मान लो ये लीफ है। इस लीफ पर मैं दिखा रहा हूं कि बहुत सारे टिनी पोर्स उपस्थित है सरफेस पर। ये जो टिनी पोर्स है इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अगर मैं इन स्टोमेटा को माइक्रोस्कोप से देखूं, हमें क्या देखने को मिलेगा? इनकी भी एक स्पेसिफिक संरचना होती है। अब इनकी स्पेसिफिक संरचना में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो एक बीन सीड शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीन सीड शेप या किडनी शेप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी संरचना को, ऐसे पार्ट्स को हम गार्ड सेल के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड कुछ और कोशिकाएं होती हैं जिनको सब्सिडरी सेल कहते हैं। तो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, इन दो स्ट्रक्चर से मिलकर स्टोमेटा का निर्माण होता है। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है कि मैं अगर एपिडर्मल टिश्यू पर चला जाऊं तो किसी में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अपने माइंड में बिल्कुल याद रखेंगे। लेकिन गार्ड सेल एक ऐसी सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी एवरी एपिडर्मल सेल्स क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। गार्ड सेल एक्सेप्शन है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इस गार्ड सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में गार्ड सेल के खुलने और बंद होने में, टर्गिड और फ्लैसिड होने में रोल प्ले करते हैं। वाटर के प्रेजेंट में ये गार्ड सेल खुलती और बंद होती हैं और फिर ट्रांसप्रेशन के मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है। ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ रही है। स्टोमेटा में जो गार्ड सेल का इनर मोस्ट पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, ये वास्तव में थिक होता है और यही थिक पार्ट्स क्या करता है, मान लो मेरा हाथ स्टोमेटा की गार्ड सेल है, ये ओपन हो चुका है यानी फ्लैसिड और टर्जिड हो चुका है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में इनर मोस्ट रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे प्लांट ट्रांसपिरेशन कर सकता है। अगर मैं इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर दूं, मैं अगर इस टाइप की सेल की बात करूं गार्ड सेल की, तो हमें डाइकाट के अंदर गार्ड सेल बीन सीड शेप या किडनी शेप मिलती है। लेकिन मैं अगर मोनोकाट में चला जाऊं तो हमें जो स्टोमेटा मिलता है उसकी जो गार्ड सेल होती है उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो वास्तव में डंबल शेप का हमें देखने को मिलता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि गार्ड सेल इन डाइकाट प्लांट कैसी होती है, बीन सीड शेप या किडनी शेप, और जबकि मोनोकाट के अंदर ये गार्ड सेल डंबल शेप स्ट्रक्चर में मेन रोल प्ले करती है, मेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। स्टोमेटा 2 मेन रोल भी प्ले करते हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन और दूसरा ये स्टोमेटा किसी भी प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं स्टोमेटा के जस्ट बाद में लेंटिसल। व्हाट इज लेंटिसल? लेंटिसल क्या है? कुछ ऐसे प्लांट जो हमारे नेचर में काफी ब्रॉड और थिक होते हैं, जैसे कि एजा डायरेक्टिका, नीम, जैसे कि बैनियान, बरगद,
इनमें जब एक निश्चित टाइम तक स्टेम की ग्रोथ हो जाती है तो इनका इनर मोस्ट वुडी लेयर यानी इनर मोस्ट स्टेम होलो हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ का मैकेनिज्म होता है। अब इन वुडी स्टेम के बाहर की तरफ हमें बहुत सारे टिनी पोर्स देखने को मिलते हैं। ये जो टिनी पोर्स है इनको हम ट्राइकोम के रूप में जानते हैं। ट्राइकोम करते क्या है, इसमें जो मेन मैटर्स बनते हैं उनको सिक्रीट करने में या फिर किसी भी गैस के एक्सचेंज में दो मेन रोल प्ले करते हैं। एक तो सिक्रीशन में, दूसरा किसी भी प्रकार के गैसियस एक्सचेंज में यानी गैस को ट्रांसफर करने में रोल प्ले करते हैं और गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। क्लियर। अब ये पाए कहां जाते, सर ज्यादातर ट्राइकोम जो है वो स्टेम पर ही पाए जाते हैं, जो मेन डाइकाट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में बनते हैं। उम्मीद है ट्राइकोम के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बात करता हूं अगली टॉपिक की, क्यूटिकल की। व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या है? आपने अगर किसी लीफ के बारे में एनाटॉमिकल सेक्शन देखा हो तो आप पढ़ेंगे कि सर लीफ में दो टाइप की एपिडर्मिस हो सकती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस हो सकती है। मान लो ये मेरे पास अपर एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर हमें क्या मिलेगी, सर वैक्स की एक लेयर मिलती है, वैक्सी लेयर। इस वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं, जो अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस के ऊपर हो सकती है, लेकिन स्टोमेटल ओपनिंग पर नहीं पाई जाती। अब ये करती क्या, मान लो ये एक लीफ है, इस पर मैं वैक्स की लेयर बना दूं तो बाहर से जो टेम्परेचर पड़ेगा वो कम प्रभावी होगा, यानी वैक्स की लेयर क्या करेगी, एपिडर्मिस और इनर मोस्ट लेयर को प्रोटेक्ट करेगी, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने में रोल प्ले करेगी। ये लेयर लीफ को सुरक्षित रखने में प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। अधिकतर प्लांट में कोई ऐसा पौधा नहीं जिस पर क्यूटिकल ना पाई जाती हो। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके शूट सिस्टम के एपिडर्मिस पर भी क्यूटिकल पाई जाती है, जो हम मॉर्फोलॉजी वाले प्लांट पर डिस्कस करेंगे, ये आगे एनाटॉमिकल सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। आइए ओवरऑल एक मैप माइंड में सेट करते हैं, कहां पर क्या उपस्थित होता है, ध्यान से देखें। हम बात करेंगे सबसे पहले रूट हेयर की, फिर हम बात करेंगे ट्राइकोम की, फिर हम बात करेंगे क्यूटिकल की, लेंटिसल की और स्टोमेटा की, जो हमने इस सेक्शन में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम रूट एपिडर्मिस पर देखेंगे, स्टेम एपिडर्मिस पर और लीफ एपिडर्मिस पर देखेंगे। हम बात करते हैं रूट हेयर की। सर रूट हेयर रूट एपिडर्मिस पर पाया जाएगा, चाहे डाइकाट हो चाहे मोनोकाट हो। स्टेम पर और लीफ एपिडर्मिस पर नहीं पाया जाएगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, आपको माइंड में याद रखना है। नेक्स्ट में बात करता हूं किसकी, ट्राइकोम की। सर ट्राइकोम अभी आपने दिखाया कि डाइकाट स्टेम पर पाया जाएगा, मोनोकाट रूट पर नहीं पाया जाएगा, डाइकाट रूट पर पाया जाएगा। स्टेम आप एपिडर्मिस सब पर उपस्थित होगा और किसी भी लीफ पर नहीं पाया जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट में बात करूं क्यूटिकल की, सर रूट पर बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, डाइकाट स्टेम पर या ठीक है मोनोकाट स्टेम पर, मेनली डाइकाट पर पाई जाएगी और इसके अलावा लीफ पर भी पाई जाती है। आगे देखें लेंटिसल की, सर डाइकाट स्टेम पर होगा, डाइकाट रूट पर होगा, डाइकाट स्टेम पर होगा और लीफ एपिडर्मिस पर नहीं पाया जाएगा। लास्ट में बात करते हैं स्टोमेटा की, सर रूट पर कभी नहीं हो सकता, यंग स्टेम पर पाया जा सकता है, मैच्योर स्टेम पर नहीं होगा, चाहे मोनोकाट का हो चाहे डाइकाट का हो, और फाइनल ये लीफ पर तो उपस्थित होता ही है। तो ये आपका पहला वीडियो लेक्चर है एनाटॉमिकल सेक्शन का, जिसमें हमने डायरेक्ट जाकर आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गए हैं तो कृपया करके हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करें। अगर लेक्चर आप मेरा कंटिन्यू देख रहे हैं या अभी मान लो फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं तो मेहनत करके पढ़ाई करें और ये ध्यान रखें कि हम आपके इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के सारे टॉपिक को ब्रेन में डीएनए में सेट करने की क्षमता रखते हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि आपके ब्रेन में पूरी बायोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है वो एक एक करके नीट लेवल की सेट होते जाए। आपसे एक सजेशन रहेगा या आपसे एक ठीक है मानकर चले रिक्वेस्ट रहेगा कि जब वीडियोज आप देख लेते हैं, आपको वीडियो समझ में आता है, पढ़ाई गई टॉपिक 100% क्लियर हो जाती है, तो उस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करने में, साथ में मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करने से न चूके, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे की वीडियोज को भी आसानी से आप तक मेहनत करके पहुंचाते रहें। पढ़ाई करते रहेंगे। एनाटॉमी का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।